मैं डॉक्टर चंद्रेश पारे और आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, CFSE यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक कमोवेश वही हैं जो कि DD स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते थे, प्रभावित करते थे। यानी कि वे सारे फैक्टर जो कि स्प्लिटिंग को बढ़ाते हैं या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बढ़ाती हैं, वे ऑब्वियसली क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को भी बढ़ाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसकी बात हम बहुत पहले कर चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो सबसे पहला कारक जिसके ऊपर CFSE डिपेंड करती है वो होता है नेचर ऑफ मेटल कैटायन, यानी कि मेटल के ऊपर, मेटल आयन के ऊपर डिपेंड करने वाले कारक। इनमें से भी पहला कारक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। जब भी हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो हमें प्रायोरिटी में सबसे पहले ये देखना होगा कि जो मेटल है, मेटल कैटायन, उसके ऊपर चार्ज कितना आता है। अगर मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो हम कहेंगे उसके लिए CFSE की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर बाकी के फैक्टर सारे सब कुछ सिमिलर रहे, बाकी के फैक्टर का मतलब ये रहा कि मेटल सिमिलर हो, नंबर ऑफ लिगेंड सिमिलर हो और लिगेंड भी सिमिलर हो। अगर ये तीन फैक्टर सेम है और चार्ज अलग अलग है तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होगी और उसके लिए CFSE की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जैसे हमारे सामने स्क्रीन पर जो फ्लैश हुआ है ना एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को देखिएगा। हमारे सामने क्या हुआ कि पहले केस में यहाँ पर हमारे पास में रुदेनियम है, रुदेनियम के ऊपर +3 का चार्ज है, जबकि जो लिगेंड है वो क्या है, वाटर है और 6 लिगेंड है। सेकंड के ऊपर, रुदेनियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है। तो सिर्फ ये फैक्टर चेंज हुआ, लेकिन बाकी वाटर लिगेंड दोनों में सेम है और उनके जो नंबर्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। तो हमने कहा कि जिसमें ज्यादा चार्ज हुआ यानी कि रुदेनियम +3 है उसके लिए हम CFSE को भी ज्यादा मानेंगे, यानी कि उसके लिए CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। सेकंड फैक्टर कि ऐसी कंडीशन हो जाए कि चार्जेस डिफरेंट है और मेटल डिफरेंट है, तब क्या होगा इस एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिएगा, फर्स्ट केस में हमारे पास यहाँ पर, इस पहले केस में हमारे पास में आया वैनेडियम, दूसरे केस में हमारे पास में आया है क्रोमियम। यहाँ वैनेडियम के ऊपर +2 का चार्ज है, जबकि सेकंड केस में क्रोमियम के ऊपर +3 का चार्ज है। अब दोनों ही कंडीशन में क्या है, दोनों ही 3D3 कंडीशन में है, यानी कि D3 उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ क्या हुआ, मेटल चेंज हो गए। अब मेटल अगर चेंज हुआ है तो हम क्या कहेंगे, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा, जिस फैक्टर की बात हमने ऊपर की है, लेकिन ऊपर के केस में मेटल सेम था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, मेटल भी चेंज हुआ है। और जो दूसरा फैक्टर है ना कि नंबर ऑफ लिगेंड और काइंड ऑफ लिगेंड, वो बिल्कुल सेम है। तो हमने कहा अगर मेटल चेंज हुआ है तो जिस मेटल के ऊपर ज्यादा चार्ज होगा उसके लिए CFSE की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तीसरा फैक्टर, सेम चार्ज ऑन द कैटायन बट नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। अब यहां पर चार्ज सेम हो गया। अब दो मेटल है, कौन कौन से, पहला मेटल आया हमारे पास में कोबाल्ट का, उसके ऊपर चार्ज है +2 का, और दूसरे केस में हमारे पास में आया है निकल, निकल के ऊपर भी है +2 चार्ज। तो मेटल डिफरेंट हो गया लेकिन चार्ज डिफरेंट है। अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि सबसे पहले देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है
कि पहले के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D7, दूसरे के ऊपर है Da। ऐसी जब भी कंडीशन होगी ना तो हम ये कहेंगे कि जिसमें डी इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उसके लिए CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। तो पहले केस में D7 है और दूसरे केस में D8 है। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड्स आर आल्सो सेम, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, और you can say that type of ligand is also same. So number of ligand same, geometry is similar, metals are different, but number of d electrons are different. तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? जिसके पास में जितने डी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, अगर मैं फॉर्मूले में लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? CFSE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फैक्टर हुए हमारे पास में नेचर ऑफ मेटल कैटायन के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, डिफरेंट चार्जेस ऑन द कैटायन, एंड तीसरा फैक्टर था हमारे पास में नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिटल, और ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा या बहुत बड़ा फैक्टर है जो CFSE को अफेक्ट करता है। किस तरह से? कि मान लीजिए कंडीशन होती है कुछ ऐसी कि हमारे पास में मेटल है, उस मेटल के सारे लिगेंड एक जैसी है, नंबर्स भी एक जैसा है, ज्योमेट्री एक जैसी है, चार्ज भी सेम है, बट मेटल डिफरेंट है। तो अब तक हमने ऐसा कोई एग्जांपल देखा नहीं था। मेटल एक ही सीरीज के थे, 3D सीरीज से थे, लेकिन इस बार क्या हो गया? मेटल की सीरीज चेंज हो गई, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सिमिलर है। अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते तो हम कह देते CFSE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब यहां पर देखिएगा, पहले केस में क्या हो रहा है? हमारे पास में पहले केस में है कोबाल्ट, उसके पास में है +3 चार्ज। नंबर सेकंड केस में हमारे पास में है रोडियम, उसके ऊपर भी है 3 चार्ज, और नंबर थर्ड पर है हमारे पास में इरिडियम, उसके पास में भी है +3 का चार्ज। तो मेटल तीनों डिफरेंट है, चार्ज उनके पास में सिमिलर है। दूसरी तरफ जो लिगेंड है वो सब में कॉमन है, और जो नंबर ऑफ है वो भी बिल्कुल सेम है, यानी कि 6 लिगेंड है। कौन से? अमोनिया वाले। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स आर सेम, यानी कि ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है और लिगेंड भी सेम है, ऑक्टाहेड्रल शेप हुई। मेटल डिफरेंट है, लेकिन उनके ऊपर जो चार्जेस है ना वो बिल्कुल सेम है, +3 +3 +3। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, हम ये कहते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम 3D टू 4D सीरीज। कैसे? कि पहला वाला जो मेटल है ना वो है 3D सीरीज का, दूसरा वाला जो मेटल है ना वो है 4D सीरीज का, और तीसरा वाला जो मेटल आया वो है 5D सीरीज का। तो इस केस में क्या हुआ कि हम कहते हैं कि 3D से जाएंगे 4D की तरफ, 4D से जाएंगे 5D की तरफ, तो हमेशा CFSE की वैल्यू बढ़ती है अगर लिगेंड सेम हो, उनके नंबर सेम हो, यानी कि ज्योमेट्री बिल्कुल सिमिलर हो। और ये देखा जाता है कि जब हम 3D से 5D की तरफ जाते हैं तो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी सीरीज की तरफ जाने पर लगभग 30% से लेकर 50% तक CFSE की वैल्यू बढ़ती है। तो ये जो 4 फैक्टर हमने पढ़े हैं ना, ये चारों फैक्टर मेटल पर डिपेंडेंट है। तो अब फिर से रिवाइज कीजिएगा, बताइएगा कौन कौन से फैक्टर मेटल के ऊपर थे। हमने कहा मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हमने कहा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, फिर हमने कहा चार्जेस आर डिफरेंट बट ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिमिलर, और फाइनली हमने ये कहा कि जो सीरीज है, जो क्वांटम नंबर है वो चेंज हुआ। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर है जो मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक हमने CFSE को के लिए सिर्फ मेटल की बात की है, अब हम बात करते हैं हमारे
अगले फैक्टर की तरफ जिसके ऊपर CFSE डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ मेटल के बाद में अगला फैक्टर हम कहते हैं होता है नेचर ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड की प्रकृति के ऊपर CFSE किस तरह से प्रभाव डालती है। तो हम जानते हैं कि CFT के अनुसार लिगेंड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो स्प्लिटिंग को बढ़ाते हैं, और वीक लिगेंड वो होते हैं जिनसे DD स्प्लिटिंग कम होती है। तो हम ये बात कह चुके हैं कि CFSE DD स्प्लिटिंग के ऊपर सीधा सीधा डिपेंड करती है। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। और नेचर ऑफ लिगेंड का अगर पता करना है तो हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन क्या है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसमें ये देखिएगा वेरी वीक से हम जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग की तरफ, तो ऑब्वियसली अगर मैं दो लिगेंड को कंपेयर करूं, जैसे मैं ले लेता हूं I- और मैं ले लेता हूं NO2-, तो किसके लिए CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी? जो स्ट्रॉन्ग होगा। इन दोनों में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? NO2-। इसी तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सिर्फ नेगेटिव लिगेंड्स के लिए ही नहीं होती है, मेटल के लिए भी होती है। ये देखिएगा पैलेडियम +4 लिया, Mn+2 लिया। अगर मैं लेता हूं CO+2 तो CO+3, तो देखिएगा किसकी ज्यादा, वही नंबर 1 फैक्टर हमारे पास में वर्क करने लगेगा। कौन सा? कि मेटल अगर सेम हो तो जिसके लिए d इलेक्ट्रॉन्स कम हो या जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि उसके लिए, जिसके लिए चार्ज ज्यादा होगा उसके लिए CFSE की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिएगा मेटल है हमारे पास में, या 3 कॉम्प्लेक्स एक ही मेटल के हैं। पहला हम लेते हैं CrH2O6+3 हेक्साहाइड्रेट हुआ। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं CrNH3 यानी कि हेक्सा अमीन, क्रोमियम का हेक्सा अमीन है +3। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CrCN का होल 6, और ये आ जाएगा चार्ज -3। -3 का मतलब क्या? 6 में से 3 गया, यानी कि तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो यहां पर देखिएगा Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पर भी Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और थर्ड में भी Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आप बताइएगा इस कंडीशन में CFSE की वैल्यू क्या होगी? अब यहां पर कहां चेंजेस है? सिर्फ लिगेंड में चेंजेस आ रही है। पहले में वाटर है, दूसरे में अमोनिया है, तीसरे में CN- है। मेटल सेम, उनके ऊपर चार्ज भी बिल्कुल सेम। ज्योमेट्री हम कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है, तो वो भी सिमिलर हुई। तो इस केस में क्या होगा? जो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अब लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग हुआ? लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है CN-, स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर एमीन, अमोनिया, और फिर हम लास्ट में कहते हैं H2O। तो इसी ऑर्डर में CFSE हो जाएगी, और CFSE का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा इसका। ये हुआ नंबर 1, फिर हुआ ये नंबर 2, और सबसे कम CFSE हुई हमारे लिए इस कॉम्प्लेक्स की। तो इस तरह से हमने दो फैक्टर्स के बारे में बात कर ली है। दोनों फैक्टर कौन से थे? पहला था नेचर ऑफ मेटल, और दूसरा आया नेचर ऑफ लिगेंड। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, हम कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे कैसे कि हमने 3 तरह की ज्योमेट्री, उसमें से 2 की बड़ी डिटेल में बात की है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और ये आप अब तक देख चुके हो कि जब हमने स्प्लिटिंग की थी, डेल O की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है डेल T से, और डेल T हम कहते हैं कि लगभग आधा होता है। डेल T इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/5 या
हम कहते हैं ऑलमोस्ट 50%, सॉरी टू से यू, ऑलमोस्ट 50% वैल्यू होती है डेल ओ की। इसी तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और जब भी हम सीएफएसई की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी ज्योमेट्री को ही देखना होता है। तो हमेशा ये देखिएगा जब भी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है कि अगर स्क्वायर प्लेनर है तो उसके लिए मैक्सिमम होगी, चाहे मेटल कैसा भी हो, उसके ऊपर चार्ज कितना भी हो, लिगेंड कितना ही स्ट्रॉन्ग या वीक क्यों ना हो, और उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल और लास्ट में टेट्राहेड्रल। इन केस एक तरफ आपको दिया जाए डेल ओ, दूसरी तरफ दिया जाए डेल टी, लिगेंड यहां पर दे दिया जाए फ्लोराइड, यहां दे दिया जाए साइनाइड। अब बताइए आप क्या कहेंगे? आप तो यही कहेंगे ना कि लिगेंड स्ट्रांग हो गया। नहीं, हमने देखा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डी स्प्लिटिंग इतनी कम होती है कि वो लिगेंड से अनअफेक्टेड रहती है, लिगेंड हमेशा वीक ही रहते हैं। तो इस केस में भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमें हमेशा देखना होगा कि ज्योमेट्री सबसे बड़ा फैक्टर है। तो सबसे ज्यादा सीएफएसई की वैल्यू किसके लिए होगी? स्क्वायर प्लेनर के लिए होगी, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए होगी, उसके बाद टेट्राहेड्रल के लिए होगी। तो ज्योमेट्री को सबसे पहले देखिएगा, फिर मेटल और मेटल के चार्ज को देखिएगा, और ये फैक्टर अगर सेम होते हैं तो फिर टाइप ऑफ लिगेंड को देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि सीएफएसई के फैक्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।